नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओशिया हाइपर रिटेल स्टॉक को लेके। देखा जाए तो स्टॉक में एक ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है, एक बड़ी गिरावट का माहौल बना हुआ है। क्या ये गिरावट आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी या फिर आपको स्टॉक में कोई बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा? सारे पॉइंट को बारीकी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ मार्केट की अपडेट के बारे में बता देता हूँ, कुछ बारीकियाँ बता देता हूँ। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है। देखा जाए तो अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें दो सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। देखा जाए तो उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें अक्टूबर की, तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लगभग लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से वहाँ पे अपर सर्किट डिस्टर्ब हो गए और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई, जिसके चलते एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है। अगर बात करें करंट टाइम की, तो इस टाइम सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 74,000 से भी नीचे चला गया है। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे मार्केट में चल रही है। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी 70-80% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे लगातार प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे प्रमोटर निकल चुके हैं। और वो कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, काफ़ी नामी ग्रामी स्टॉक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, डिलीवरी जैसे स्टॉक है जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। तो देखा जाए तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो रही है। तो क्या स्टॉक में जो गिरावट हो रही है वो मार्केट की वजह से हो रही है या फिर इसके इंटरनल कुछ यहाँ पे डेटा ऐसा रिप्रेजेंट करे? तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ। अगर बात करें स्टॉक के सबसे पहले रिटर्न के बारे में, तो ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है जो मैंने आपको दिखाया। तो देखा जाए तो स्टॉक ने लगातार 3 साल तक एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था पिछले 3 सालों में। अगर 5 साल की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 58% का रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 146% का रिटर्न दिया और 5 साल में स्टॉक ने 40% का रिटर्न दिया। देखा जाए तो 4 साल का टाइम ड्यूरेशन सबसे बेस्ट रहा, जहां पे स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज़्यादा करके दिया। देखा जाए तो स्टॉक में लगातार 2 साल से ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है और ये गिरावट लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। अगर बात करें तो 2 साल पहले स्टॉक में 2% के करीब गिरावट हुई, 1 साल पहले स्टॉक में 41.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई, 9 महीने में स्टॉक में 4.25% से ज़्यादा की गिरावट हुई, 6 महीने में स्टॉक में करीब 24% से ज़्यादा की गिरावट हुई, मात्र 3 महीने में स्टॉक में 25.5% से ज़्यादा की गिरावट हो गई। और बात करें अगर 1 महीने की, तो 1 महीने में स्टॉक में 12% से ज़्यादा की गिरावट हो गई और मात्र 7 दिन में स्टॉक में करीब 8.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हो गई। अब आप एस्टिमेशन तो लगा ही चुके हैं कि भाई स्टॉक में किस कदर यहाँ पर बड़ी गिरावट हो रही है, आखिर क्या रीजन्स है। कई बार फाइनेंशियल रीजन्स काफ़ी मेजर हो जाते हैं, कई बार स्टॉक में गिरावट के रीजन्स हो जाते हैं भाई वहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है। कई बार रीजन ऐसे हो जाते हैं कि होल्डिंग पैटर्न वहाँ पे डगमगा जाता है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो डगमगा चुका है। साथ में फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो कंपनी एक सीमित दायरे में बिजनेस कर रही है, कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में बिल्कुल एक्सपेंड नहीं कर पा रही। अगर बात करें स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 50.79% थी, जो इस साल गिर के 48.16% हो गई है। देखो, प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हुई है। और स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखना, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है वो प्रमोटर होता है, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकता है। जब भी कंपनी लिस्ट होती है सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स की आपको देखने को मिलेगी। और बता दूँ बात कि भाई प्रमोटर एक ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, जिनकी एनालिसिस सबसे ज़बरदस्त होती है। अगर वो होल्डिंग कम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई बड़ा रीज़न आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर ही एक ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी वजह से स्टॉक ऊपर जाते हैं। अगर इस स्टॉक में बात करें डीआईआई स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग की, तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0% थी, जो इस साल भी 0% है। एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल भी 0% थी और इस साल भी 0% है। मतलब एफआईआई और डीआईआई यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, यहाँ पे 0 होल्डिंग के साथ है। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो भाई यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स 24.48% थे, जो इस साल बढ़ के हो गए हैं 42.96%, 42.95%। अब ज़्यादातर बंदे ये सोचेंगे कि भाई यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आ गए, मतलब यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं।
और कुछ जो डीपली एनालिसिस करते हैं वो पता है क्या सोचते हैं, भाई यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोलियाँ भर दी गई है। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जरा इसको थोड़ा सा डीपली सोचना। अब बात करते हैं स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अगर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू यहाँ पे पिछले साल 357 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 408 करोड़ हो गया है। अगर कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो खर्चे यहाँ पे पिछले साल 338 करोड़ थे, जो बढ़ के यहाँ पे 384 करोड़ हो गए। जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा वैसे वैसे कंपनी के खर्चे भी बढ़ गए। अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फाइनेंशियल कंडीशंस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है भाई कंपनी ने अपने स्टाफ के दम पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे आखिर कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, वही कंपनी का रियल प्रॉफिट होता है, जिससे पता चलता है भाई कंपनी कुछ कर भी रही है या फिर हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 18 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के हो गया 23 करोड़। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि अगर कंपनी ने अपने दम पे 23 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया तो ये बाकी 408 करोड़ का रिवेन्यू यहाँ पे कैसे आ गया। तो ये अदर इनकम सोर्स से आ गया। जैसे भाई अदर इनकम सोर्स हो गया, मार्केट से इंटरेस्ट कितना कैप्चर किया या स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड वगैरह में कितना इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से आया वो। टोटल इनकम सोर्स लगा के यहाँ पे टोटल रिवेन्यू दिखाया गया है, लेकिन कंपनी का अपने दम पे 23 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट करने का यहाँ पे मतलब 23 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। तो इससे पता चलता है भाई कंपनी कुछ तो कर रही है। अब बात करते हैं स्टॉक के रिजर्व के बारे में। अगर यहाँ पे कंपनी के रिजर्व की बात करें तो पिछले अगर 2020 की बात करें तो 71 करोड़ का रिजर्व था, और यहाँ पे एक बड़ा इंप्रूवमेंट हमें कंपनी के रिजर्व में देखने को मिलता है। 186 करोड़ के आसपास कह सकते हैं कि कंपनी डेबिट फ्री है और एक अच्छे खासे रिजर्व के साथ मार्केट में ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट पॉइंट को लेके कि भाई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो भाई कंपनी ने किसी भी टाइम ड्यूरेशंस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक पैसा तक यहाँ पे खर्च नहीं किया। मतलब यहाँ पे पैसा तो चलो मैंने ज़्यादा लो एंटिटी बोल दी, कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। मतलब कह सकते हो कंपनी अपने बिजनेस को एक सीमित दायरे में कर रही है। वहाँ पे आपको स्कोप भी कम देखने को मिलेंगे और वहाँ पे आपको आने वाले टाइम में रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। वो स्टॉक जो मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, अपने बिजनेस को फैलाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, उन स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म स्कोप भी मिलेगा और उन स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओशिया हाइपर रिटेल स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता या इन पॉइंटों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।